हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विख्यात कंपटीशन। और विख्यात कंपटीशन अब बहुत ही आगे बढ़ चुका है अपने लेवल से, क्योंकि इस बार जो एग्जाम लिया था उसके विनर के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। एग्जामिनेशन का सिलसिला जो है टेस्ट सीरीज का, ये हर एक रविवार चलेगा। अब बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं होगी, ना एग्जामिनेशन टेस्ट में होगी और ना ही कोई भी वीडियो में होगी। यानी करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको एक दिन गैप करके मिलेगा, अल्टरनेटिव डे, और जीके जीएस का सेशन भी आपको अल्टरनेटिव, यानी एक दिन जीके जीएस का सेशन और एक दिन करेंट अफेयर्स का सेशन। यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है विख्यात कॉम्पिटिशन। आइए हम लोग देखते हैं आज बिना समय वेस्ट किए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे हैं विख्यात कॉम्पिटिशन सीरीज। आप लोग ये जान गए होंगे इस बार के फर्स्ट विनर जो है हमारे रोबिन कुमार हैं, सेकंड विनर आर्या राज हैं और थर्ड विनर नितेश कुमार सिंह है। बहुत फर्स्ट विनर को आया 47.75 नंबर, और सेकंड विनर थर्ड विनर का मैं रैंक अगले बार की बताऊंगा। अगली बार से सारे पर्सनल जो भी एग्जाम देंगे सारे का नंबर मिल जाएगा। और एक खास बात और, जो भी एग्जामिनेशन देंगे उनको एक बार मैसेज करना होगा, मैं एग्जाम दिया हूं, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे। अब चलिए हम लोग इसको फिर बीच में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन सा है। द इंटरनेशनल डे टू इंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इन एन यूएन रिकॉग्नाइज्ड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। ये क्या है, देखिए इस बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, इस बारे में क्या खास बातें हैं, क्या की जा रही है बातें, इस बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। ये यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की समाप्ति का दिन एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिन है, जो डैश यानी किस दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किन्हीं के पास इसका आंसर है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। किन्हीं के पास इनका आंसर है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका आंसर होगा 2 नवंबर। जी सॉरी जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है आपको 2 नवंबर। 2 नवंबर को द इंटरनेशनल डे टू इंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। आजकल जर्नलिज्म में बहुत से क्राइम स्टार्ट हो गए, यानी पत्रकारों के साथ बहुत सारे अन्याय किए जा रहे हैं। यानी कोई भी क्राइम छुपाने के लिए कोई पत्रकार आगे बढ़ता है तो उनके साथ बहुत सारे क्राइम किए जाते हैं। तो इस चीज को रोकथाम करने के लिए बहुत सारे चीज इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। यूएन के द्वारा भी इनिशिएटिव लिए गए हैं, और ये इसका जो एनुअल डे है कब मनाया जाता है, 2 नवंबर को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले इस बारे में एक खास बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। यूनेस्को इसके साथ एक खास बात है जिसको मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। आइए देखते हैं ये क्या है। यूनेस्को हेडक्वार्टर आप यहां देख रहे होंगे ब्लू कलर में, ये पेरिस फ्रांस में है। इसका क्वेश्चन डायरेक्टली आपको कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। यूनेस्को का हेड कौन है, ऑड्रे ऑलेजिए है। यूनेस्को फाउंड कब हुआ था, 16 नवंबर 1945। चलिए अब हम लोग खास बात करते हैं इसके बारे में। The date draws attention to the low global conviction rate for violent crimes against journalists and media workers, estimated at only 1 in every 10 cases. ये क्या खास बातें हैं इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं जरा सा। यह दिन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ हिंसक अपराधों के लिए कम वैश्विक दर पर ध्यान आकर्षित करता है, जिनका अनुमान प्रत्येक 10 मामलों में केवल 1 है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? अगर समझ पाए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं समझ पाए और कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट कीजिए क्या नहीं समझे तो इस बात को एक बार गौर से पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। ये जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा है। मीडिया तो जान गए हैं जो 4th पिलर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, मीडिया जो है हमारा। तो इस अगर मीडिया 4th पिलर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमें जानना पड़ेगा जर्नलिज्म के बारे में, जर्नलिस्ट कौन होते हैं, कैसे होते हैं। इसी के बारे में अवेयर करने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए, उनके साथ जो क्राइम होता है उसको रोकने के लिए ये डे मनाया जाता है 2 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली एविडेंसेस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन हैज बीन फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। यानी हाल ही में
डेयरी उत्पादन के लिए साक्ष्य निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाए गए हैं? कोई बता सकते हैं किस सभ्यता में साक्ष्य पाए गए हैं? सभ्यता हमारे हिस्ट्री में एंशियंट, जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी सभ्यता आएंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, हड़प्पन है, इंडस वैली है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो सभ्यता आ जाएगा, बहुत सारे हैं। तो इसी तरह में इसका आंसर क्या होगा? हाल फिलहाल में क्या खोजा गया ये देखते हैं। डेयरी उत्पादन यानी डेयरी प्रोडक्ट्स जो होता है उन्हें डेयरी उत्पादन भी कहा जाता है, डेयरी प्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो उस चीज की जो है साक्ष्य पाए गए हैं, यानी एविडेंस मिले हैं जो पहले भी ये काम होते थे। जब आप हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा एविडेंसेस का कितना महत्व है, सॉरी कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है। इसी तरह का आप सभ्यता देखेंगे, अगर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है, अभी हाल फिलहाल में जो डेयरी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है कहां पाया गया है, तो ये है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता में आता है। इसके बारे में हम लोग जब हिंदी में हिस्ट्री में डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी हमें, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्या क्या आती है, क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं जिसके तहत हम लोग बात करते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो अभी पाया गया है डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट का एक खास चीज है, इससे पहले बहुत सारे चीजें पाए गए हैं, इसलिए ये एविडेंस भी मायने रखती है, जो ये सिर्फ और सिर्फ अभी हाल फिलहाल में इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया है। ये बहुत खास चीज है। डेयरी प्रोडक्शन आगे से हो सकता है बुक में ये ऐड कर दिया जाए, डेयरी प्रोडक्शन पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। The Indian Air Force IAF successfully test fired an air-launched version of the BrahMos supersonic cruise missile for dash in the Bay of Bengal। यानी भारतीय वायुसेना IAF ने बंगाल की खाड़ी में किससे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक हवा लॉन्च संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये हमारा कौन सा, कोई बता सकते हैं क्या आप दोस्तों? आंसर बता सकते हैं? ये सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट है या डसॉल्ट राफेल है? राफेल तो अभी हाल फिलहाल में ही आया है। ये है हमारा सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट। अब आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एक होता है फाइटर एयरक्राफ्ट और एक होता है मिसाइल। तो फाइटर एयरक्राफ्ट क्या करता है, कोई भी मिसाइल को कैरियर, फाइटर एयरक्राफ्ट को मिसाइल कैरियर भी कहा जाता है। फाइटर एयरक्राफ्ट में और कुछ नहीं होता है, बस ये मिसाइल कैरियर होते हैं। और इनके पास एयरक्राफ्ट का ये होना चाहिए कितने स्पीड से कितने जगह पहुंच सकते हैं। अभी राफेल जो हमारे देश में लाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका स्पीड और कैरियर जो है बहुत हैवी और एडवांस है, इसलिए उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए अभी हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन बन रहा है, इंडियन एयरफोर्स जो है किस चीज का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूजिंग मिसाइल का। और किस फाइटर प्लेन से किया है? फाइटर एयरक्राफ्ट से किया है। ये है हमारा सुखोई। सुखोई भी किसी चीज से कम नहीं है, बहुत ताकतवर है लड़ाई में। अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूजिंग मिसाइल में हम लोग कुछ जान लेते हैं इस बारे में, आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोनों जगह। The missile successfully hit a sinking ship in the Bay of Bengal with deadly accuracy। कोई भी चीज को सक्सेसफुली, कोई भी मिसाइल को सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा समुद्र में अगर टेस्ट किया जाता है तो एक बड़े से जहाज को रखा जाता है, शिप को रखा जाता है, तो उसे डेडली एक्यूरेसी के साथ उसे डैमेज किया है वो, यानी सिंकिंग शिप इन द बे ऑफ बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन कौन सा है। इन डैश द पन्ना टाइगर रिजर्व हैज बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स लिस्ट ऑफ द यूनेस्को। यूनेस्को आजकल हम लोग बार बार नाम सुन रहे हैं। यूनेस्को का कोई फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। यूनेस्को का कम से कम फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए, फिर आगे हम लोग जब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम लोग उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे।
तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। सबसे पहले जान लीजिए पन्ना टाइगर रिजर्व है कहां पे। अगर ये जान लीजिएगा तो इसका आंसर आपको सॉल्व हो जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व है कहां पे, पन्ना टाइगर रिजर्व है कहां पे, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या। ये है हमारा मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, इन मध्य प्रदेश द पन्ना टाइगर रिजर्व हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। इसके तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई बता सकते हैं क्या। देखिए क्या है, दिस इज द 12th बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एंड थर्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का तीसरा है और 12th बायोस्फीयर रिजर्व है किसका, बायोस्फीयर रिजर्व किसका है, हमारे भारत का, और थर्ड मध्य प्रदेश का। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंटली विच नवरत्न कंपनी है साइंड विद टेक महिंद्रा फॉर प्रोजेक्ट परिवर्तन। हाल ही में किस नवरत्न कंपनी ने प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए टेक महिंद्रा के साथ करार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, नवरत्न कंपनी। अब ये नवरत्न कंपनी होते कौन से हैं और कितने टाइप की कंपनियां होते हैं, आइए हम लोग इस बारे में हल्का आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग इसके आंसर जान लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करार किया है टेक महिंद्रा प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए। आइए देखते हैं कौन सा है, आंसर तो सही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आइए देखते हैं, सबसे पहला होता है महारत्न कंपनीज। इसमें अभी 10 इंक्लूडेड हैं जनवरी 2020 के मुताबिक, जनवरी 2020 के तक ये 10 ही हैं महारत्न कंपनी में। क्या क्या नाम है इससे आप पीडीएफ में देख लीजिए, ऐसे मैं कह देता हूं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड BHEL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब आगे देखिए हम लोग के पास कौन सा है, आगे है नवरत्न कंपनी जिसका हम लोग अभी बात कर रहे थे। नवरत्न में कौन कौन सा आता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर्स कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड। इसी तरह अभी हाल फिलहाल में जनवरी 2020 तक जो लिस्ट था इसमें 14 नवरत्न कंपनियां हैं। अब इसके आगे भी होते हैं कोई कंपनियां, किसी टाइप की कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, ये होते हैं मिनी रत्न। रत्न लग गया यानी बहुत इंपॉर्टेंट है तभी रत्न लगता है, मिनी रत्न। टाइप 1 एंड टाइप 2, इसमें भी टाइप 1 है टाइप 2 है। इसमें बहुत सारे कंपनियां आते हैं मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1 एंड मिनी रत्न 2। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग मोटिवेशनल, आज के मोटिवेशनल कोट्स की तरफ चलते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस सब से कुछ आप पे प्रभाव पड़ा क्या, आपको देख के कुछ लगा क्या जी इस सब से कुछ इंपॉर्टेंस निकल रहा है। इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मान लीजिए 10 स्टेप्स है, सपोज 10 स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करने वाले 1 स्टेप किए, 2 स्टेप किए, 3 स्टेप किए, 4 स्टेप किए। अब लगा उन्हें बहुत ऊपर है, वापस से वो बैक ड्रॉल, बहुत ऊपर गए, 7 स्टेप गए, 8 स्टेप गए। सबसे लास्ट स्टेज जाते हैं इंतजार कोशिश करने वाले 9 स्टेप जाते हैं, लेकिन इंतजार करने वाले 10 तक जाके वापस आते हैं। और जो 10 तक चला गया वो सक्सेस जरूर पालेगा, 10 पे ही सक्सेस है। लेकिन 9 पर जो आ गया उसे लगा बहुत ऊपर आ गया, अब कितना ऊपर होगा पता नहीं, उन्हें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। चलिए आगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश ट्रॉपिकल साइक्लोन रिसेंटली हिट्स द कोस्ट ऑफ फिलीपींस, यानी कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हाल ही में फिलीपींस के तट से टकराया है। यह है हमारा टाइफून गोनी, बहुत इंपॉर्टेंट तूफान है। जी हाँ दोस्तों, तूफान भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जान लीजिए। तूफान इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, खास करके करंट अफेयर्स में हाल फिलहाल में जो टकराता है। एक क्वेश्चन बनी थी, हमारे इंडिया में ही
3-4 महीने पहले 2-3 तूफान टकराए हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर नहीं पता है तो आप जाइए मेरे वीडियो में देखिए, वहां पे सारा करंट अफेयर्स के रूप में आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। उससे हाल फिलहाल में जो एक एग्जाम हुआ था VSI का, बिहार SI का, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, कुछ देख लेते हैं टाइफून गोनी के बारे में। फिलीपींस है कहाँ, ये देखिए, ये है हमारा फिलीपींस। इसके आसपास क्या है, फिलीपींस सी है, कैलेबस सी है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है, साउथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग फिलीपींस के बारे में बात कर रहे थे। ये देखिए फिलीपींस जो है, फिलीपींस सी के पास है, साउथ चाइना सी है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा हो, गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ पे आपको बैंकॉक दिख रहा है। इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें लोकेशन देखना है फिलीपींस के में, यानी चारों तरफ से ये सी से घिरा हुआ है। तो यहाँ देखिए कैलेबस सी है, लेकिन बहुत ही यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे तूफान आते हो, टाइफून गोनी की तरह, और वहां पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी है जिन्हें बारे हम लोग पढ़ना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, आगे हम लोग इस ज्योग्राफी में इसे देखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग लीड पेंसिल, यानी हमारी जो पेंसिल होती है जिसे हम लिखते हैं, उसकी जो नीब होती है, नीब किस चीज की बनी होती है, जो नीब होती है इसके अंदर जो पूरी काली कलर की पेंसिल होती है जिसे हम लोग राइटिंग पर्पज से यूज करते हैं, लीड, वो किस चीज की बनी होती है, वो हमारे ग्रेफाइट से। जी हाँ दोस्तों, कार्बन का ही एक फॉर्म है ग्रेफाइट, कार्बन का एक फॉर्म है डायमंड, कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से ही ये लीड बनी होती है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिनी हड़प्पा। अब मिनी हड़प्पा से क्या हमारा क्वेश्चन बन रहा है, ये देखते हैं। मिनी हड़प्पा से क्वेश्चन ये बन रहा है, जो किस एक का नाम मिनी हड़प्पा है, तो वो है हमारा लोथल। लोथल भी एक वहां पे खोज किया गया था, लोथल का भी, तो वहां पे मिला था। देखिए लोथल इज एक्सकेवेटेड बाय आर राव इन 1953. It is located in Gujarat and also known as Mini Harappa, the first man-made port and a dockyard. लोथल के बारे में ये खास बातें हैं, मैनमेड पोर्ट एंड डॉकयार्ड, बीड मेकर फैक्ट्री, राइस हस्क, फायर एल्टर्स, चेस्ट प्लेन्स, सील्स ऑफ पर्सिया, एविडेंसेस ऑफ जॉइंट बरियल आर द एविडेंसेस फ्रॉम दिस प्लेस। इतनी खास है इस चीज का महत्व, जो इंपॉर्टेंस हम लोग जो हिस्ट्री करेंगे तो देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर वाज, बक्सर की लड़ाई का महत्व क्या था। मीर जाफर बिकेम द नवाब, ये भी नहीं था। फाइन ऑन अवध, ये भी नहीं था। मुगल एम्पायर वाज इन्फ्लुएंस्ड, ये भी नहीं था। कंपनी सुपरमेसी ओवर बंगाल, ये था मेन बक्सर की लड़ाई का कारण। जो कंपनी जो अपनी थी वर्चस्व बनाना चाह रही थी बंगाल पे, और इस कारण से बक्सर की लड़ाई हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। लीगल टेंडर मनी रेफर्स टू, लीगल टेंडर मनी किससे संबंधित है, ये है हमारा करेंसी नोट। जी हाँ दोस्तों, करेंसी नोट से संबंधित है लीगल। अब क्या होता है लीगल टेंडर, देख लेते हैं। लीगल टेंडर इज any official medium of payment recognized by law that can be used to extinguish a public or private debt or meet a financial obligation. The national currency is legal tender in practically every nation. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का। चलिए उससे पहले हम लोग एक और चीज देख रहे थे जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग का हर एक संडे को टेस्ट हो रहा है, अगला संडे 8 नवंबर को होने वाला है। इसमें फिर वही टेस्ट प्राइज वगैरह रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक दिया हुआ है आपको वीडियो के नीचे। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह आपको क्वेश्चन ही मिल जाया करेगा। विख्यात कंपटीशन के ऐप भी आ गए हैं, उसे डाउनलोड कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई बकवास कोई कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल जीके सेशन के साथ।